कभी कभार एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है। एक आवाज जो सन्नाटे को चीर कर सच को सामने लाती है, और एक जहाद जो निजाम की बुनियाद को हिला देता है। ये कहानी ऐसी ही एक चिंगारी की है, दो बहनों की, जिन्होंने न सिर्फ अपने खानदान के इज्जत की लड़ाई लड़ी, बल्कि एक सुड़े हुए निजाम को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया। ये कहानी है बहादुरी की, इंसाफ की, और इस माँ की जिसने अपनी बेटियों को एक नन्हा सा ख्वाब दिया और उन्हें आसमान छूने की ताकत बख्शी। इस कहानी में आपको गुस्सा मिलेगा जो जुल्म के खिलाफ भड़कता है, आंसू जो बेबसी में बहते हैं, और हौसला जो हर मुश्किल को चैलेंज करता है। तो तैयार हो जाएं एक ऐसी सफर के लिए जहां सच की फतेह होती है और जहां हर आम इंसान की आवाज में ताकत छिपी होती है। ये है इंसाफ की मुशाल, एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सूरज की किरणें अभी अभी शहर के ऊपर फैल रही थीं। गंगा के किनारे आबाद ये छोटा सा शहर सुबह की हल्की ठंडक में जाग रहा था। सड़कों पर हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। यही शहर की एक तंग गली में एक पुरानी सी स्कूटर पर कप्तान रीहा शर्मा अपनी मां सावित्री देवी को लेकर बाजार की तरफ जा रही थी। रीहा एक आर्मी ऑफिसर थी, जिसके चेहरे पर न सिर्फ बहादुरी बल्कि एक गहरी प्रसकून भी झलकती थी। उसकी मां सावित्री के चेहरे पर फख्र और खुशी की चमक थी, क्योंकि उनकी दोनों बेटियों ने उनके ख्वाबों को सच कर दिखाया था। रीहा की बड़ी बहन अंजना शर्मा यही शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, एक ऐसी औरत जिसका नाम सूरजपुर में इज्जत और खौफ दोनों का मुतरादिफ था। सावित्री ने तनहा अपनी दोनों बेटियों को पाला था। शौहर के इंतकाल के बाद उन्होंने मजदूरी से लेकर सलाई तक हर काम किया ताकि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन सकें। आज उनकी बड़ी बेटी अंजना डीआईएम थी और छोटी बेटी रीहा मुल्क की सरहदों पर दुश्मनों से लड़ रही थी। लेकिन अंजना का काम इतना मसरूफ था कि वो अपनी माँ और बहन से मिलने कम ही आ पाती थी। आज रीहा की छुट्टी थी और वो अपनी माँ के साथ घर का जरूरी सामान लेने निकली थी। स्कूटर की हल्की खटखट की आवाज के दरमियान सावित्री अपनी बेटी से हंसते हुए बात कर रही थी। रीहा, तूने तो आजकल खाना बनाना भी सीख लिया है, अब तो शादी की बात करनी पड़ेगी। रीहा ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, पहले आपकी सेहत का ख्याल रखूंगी, फिर शादी की सोचूंगी। लेकिन जैसे ही उनकी स्कूटर शहर के बाहरी इलाके में पहुंची, सड़क पर एक पुलिस बैरियर ने उनका रास्ता रोक लिया। एक जीप के बोंट पर पैर लटकाए, मूंछों पर ताव देता हुआ इंस्पेक्टर बलदेव सिंह बैठा था। उसके दो हौलदार मोहन और रमलाल लाठियों के साथ आने जाने वालों को रोक रहे थे। कुछ लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूल किए जा रहे थे, कुछ के चालान काटे जा रहे थे। बलदेव सिंह की निगाह रीहा की स्कूटर पर पड़ी। उसने जोर से हाथ उठाकर चीखा, ए लड़की, स्कूटर साइड में लगा, कहां भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या? रीहा ने प्रसकून से स्कूटर रोकी। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट। उसने कहा, जी साहब, हम घर का सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागज देखने हैं तो हमारे पास सारे कागज हैं। बलदेव सिंह ने उसकी तरफ तिरछी निगाह से देखा और ठाका लगाया, आओ, बड़ी बहादुर बन रही है। और ये तेरे पीछे बैठी बूढ़ी कौन है? कहां से आ रही है? हवलदार मोहन ने हंसते हुए तंज किया, साहब, जरूर कोई ड्रामा कर रही है। चेहरा देखो, कितनी शरीफ बन रही है। रमलाल ने और बदतमीज अंदाज में कहा, साहब, इन दोनों की शक्ल ही देख लो, चोरी चुकारी की माहिर लग रही हैं। बूढ़ी का लफ्ज रीहा के दिल में तीर की तरह चुभ गया। इसकी आंखें गुस्से से सरख हो उठें। उसने गहरी सांस ली और कहा, जबान संभाल कर बोलें, ये मेरी माँ है, हमारे पास सारे कागज हैं, आप सिर्फ अपना काम करें। किसी के बारे में ऐसे अल्फाज बोलना पुलिस वालों को ज़ेब नहीं देता। बलदेव सिंह का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। वो जीप के बोंट से उतरा और धाड़ा, आबे चुप, तो हमें बोलना सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। कागज निकाल। रीहा ने स्कूटर की डिग्गी से लाइसेंस और कागज निकाले और बलदेव को दे दिए। लेकिन उसने कागजों को देखे बगैर हुआ में अछाल दिया और चीखा, मूर्ख लड़की, हमें निकली कागज दिखाकर आलू बना रही है। समझ रही है ऐसे ही निकल जाएगी। रीहा का गुस्सा अब उबाल मार रहा था। उसने कहा, सर, हमारा चालान ही काट लें, इस तरह बदतमीजी न करें। आप हमारा वक्त और दिमाग दोनों खराब कर रहे हैं। ये सुनते ही बलदेव सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो आगे बढ़ा और बगैर रखने के रीहा के चेहरे पर
एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर सन्नाटा छा गया। रिहा का सिर हल गया, आंखों में आंसू तेरा गए। एक आर्मी ऑफिसर जिसने सरहद पर दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था, आज अपने ही शहर में वर्दी वाले बदमाशों के हाथों जलील हो रही थी। सावित्री चीख पड़े, ए मेरी बच्ची को क्यों मारा? खुदा से तो डरो। बल्दियों ने उन्हें धक्का देते हुए चीखा, चुप बूढ़ी, ज्यादा बोलेंगी तो तेरी भी यही हालत होगी। मोहन और रमलाल शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, हाँ बड़ी तेज बन रही थी, अब देखो सारी तेजबाजी निकल गई। रिहा का खून खोल रहा था। उसका हाथ जवाब देने के लिए उठा, लेकिन फिर रख गया। वो जानती थी कि अगर उन बदमाशों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, लेकिन होंठ बंद थे। बल्दियों ने चीख कर हुक्म दिया, उन दोनों को जीप में ठोंसू और थाने ले चलो, वहां उनकी एकड़ निकालेंगे। त्यों पुलिस वालों ने उन्हें धक्कों के साथ जीप में ठोंसना शुरू कर दिया। सड़क पर भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकाल कर वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई कि आगे बढ़कर कुछ बोले। इस भीड़ में एक नौजवान लड़का विकास कास चुपके से पूरी वारदात रिकॉर्ड कर रहा था। उसे पता न था कि उसका ये वीडियो जल्द ही पूरे सूरजपुर में तूफान लाने वाला था। जीप में रिहा ने अपनी मां को सीने से लगा रखा था। सावित्री रो रही थी और रिहा के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान को देखकर सिसकियां ली रही थी। रिहा की आंखें आसमान की तरफ जमी थीं। चेहरा खामोश था, लेकिन दिल में आग जल रही थी। वो जानती थी कि ये जल्लत वो चुपचाप नहीं सहेगी। थाने पहुंचते ही बल्दियो सिंह मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, उन दोनों को हवाला में डाल दो, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे। मोहन और रमालाल ने धक्कों के साथ मां बेटी को एक बदबूदार अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी में सिसकियों की गूंज शुरू हो गई, लेकिन उन पुलिस वालों को पता न था कि बाहर एक तूफान तैयार हो रहा था, जो उनके थाने और उनकी जिंदगी को तबाह करने वाला था। सावित्री ने रोते हुए कहा, बेटी, ये लोग हमें कहां बंद कर दिया, अब क्या होगा? रिहा ने मां को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलाद था। मां, फिक्र ना करें, मैं हूं ना, बस कुछ वक्त, सब ठीक हो जाएगा। साने में एक चाय वाला लड़का रमेश, जो अक्सर डी ऑफिस में भी चाय देता था, ने रिहा को पहचान लिया। वो कांप गया, आए, ये तो आर्मी वाली मैडम हैं, डी मैडम की बहन। लेकिन बल्दियों के खौफ से वो कुछ ना बोल सका और चुपके से वहां से निकल गया। रात गहरी होती गई। हवाला में मुछरों की भनभनाहट, सियालन की बदबू और घटन बढ़ती जा रही थी। सावित्री को दुमा की पुरानी बीमारी थी। इस घटन भरे माहौल में उनकी सांसें खड़ने लगी। रिहा घबरा गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मां की तबीयत खराब है, डॉक्टर बुलाओ। उसने बार बार चीखा, लेकिन उसकी आवाज थाने के शोर में दब गई। बाहर से एक सिपाही ने तंज किया, चुपचाप पड़ी रह, ड्रामा मत कर, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। पूरी रात रिहा ने मां का सर गोद में रखकर बैठी रही। वो उनकी पेट सहलाती रही, हौसला देती रही। सुबह होते होते उसकी आंखें गुस्से और बेबसी से सर्ख हो चुकी थीं, लेकिन अभी तक जिला के किसी बड़े अफसर को इस वाकये की खबर न थी। सूरजपुर के डीएम ऑफिस में हंगामा मच गया था। अंजना सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों का फोन बंद था। उसने अपने ड्राइवर को घर भेजा तो पता चला कि वो सुबह से बाहर गई थी और अब तक वापस नहीं आए। अंजना का दिल किसी बद्दी की पेश गोई से कांपने लगा। उसी वक्त विकास का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस की गुंडागर्दी, मां बेटी को सड़क पर जलील किया, जीप में ठोंसा, लोग गुस्से में तबसरे कर रहे थे। वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अंजना के पीआई वाइवेक तक पहुंची। उसने वीडियो देखी और उसके होश उड़ गए। वो दौड़ता हुआ अंजना के कैबिन में पहुंचा। अंजना इस वक्त एक अहम मीटिंग में थी। वाइवेक की घबराहट देखकर उसने मीटिंग रोक दी और उसे अलग कमरे में ले गई। क्या बात है वाइवेक, सब ठीक तो है? वाइवेक ने कांपती आवाज में कहा। मैडम, एक वीडियो है, आपकी मां और बहन। अंजना ने फोन लिया और वीडियो चलाई। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ी, उसका चेहरा रंग बदलता गया। जब उसने बल्दियो सिंह को अपनी बहन रिहा के गाल पर थप्पड़ मारते देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी मां सड़क पर गड़गड़ा रही थी और रिहा बेबस खड़ी थी। अंजना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाल लिया। वो एक डडी एम थी।
उसे जज्बात में बहने का हक न था। उसने दांत पेस कर कहा, वाइवेक, पता लगाओ, ये किस थाने का मामला है? मेरी माँ और बहन उस वक्त कहाँ हैं? मुझे हर मिनट की अपडेट चाहिए। इसकी आवाज में ठंडक और गुस्सा ऐसा था कि वाइवेक की रूह कांप गई। थाने में बल्दियो सिंह बेखबर अपनी कर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। उसे लग रहा था कि उसने दो नावारा औरतों को सबक सिखाकर बड़ा कारनामा किया है। तब उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, एएसपी साहब। उसने अकड़ कर फोन उठाया। जय हिंद सर। दूसरी तरफ से एएसपी के गुस्से से भरी आवाज आई, बल्दियो, तुमने अपने थाने में गुज़श्ता रात कोई खास गिरफ्तारी की है? बल्दियो ने सीना चौड़ाकर कहा, हाँ सर, दो औरतें पकड़ी थीं, स्कूटर पर थीं, अकड़ दिखा रही थीं। शक हुआ तो हवाला में डाल दिया। एएसपी की आवाज धाड़ में बदल गई, तबाह कर दिया तुमने। वो दो औरतें कोई और नहीं, जिला की डीई मंजना शर्मा की माँ और उनकी आर्मी ऑफिसर बहन हैं। और तुम्हारा वो वीडियो पूरे मुल्क में वायरल हो रहा है। वजीर आली तक बात पहुंच गई है। तुमने डीआईएम के खानदान को हवाला में डाला और थप्पड़ मारा। किस हक से, बेवकूफ? बल्दियों के हाथ से फोन छोड़ने को हुआ। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, हमें पता ना था, उन्होंने बताया ना। गलती हो गई, एएसपी ने चीखते हुए कहा। अब तुम्हें वजीर आली को जवाब देना पड़ेगा। फौरन उन्हें बाहर निकालो, और अगर उनको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। बल्दियों पागलों की तरह कर्सी से उछला और हवाला की तरफ भागा। चाबी लाओ, जल्दी दरवाजा खोलो। सिपाही दौड़कर चाबी लाया। दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर बल्दियों की सांस रक गई। रिहा जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में सावित्री बेहोश पड़ी थी। बल्दियों ने हाथ जोड़कर गड़गड़ाया, मैडम, हमें मुआफ कर दें। हमें पता न था आप कौन हैं। आपने क्यों ना बताया? रिहा ने कोई जवाब ना दिया। उसने मां की नब्ज चेक की, वो बहुत धीमी थी। उसने बल्दियों की तरफ ऐसी निगाहों से देखा कि वो कांप गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उसकी आवाज में एक फौजी का हुक्म था। 5 मिनट में एम्बुलेंस थाने पहुंची। सावित्री को स्ट्रेचर पर लटाया गया और रिहा उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। थाने के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। कैमरों की फ्लश और सवालात की बारिश शुरू हो गई। मैडम, क्या वाकई पुलिस ने आपको मारा? आपकी शनाख्त छिपाने का मकसद किया था? रिहा ने कुछ न कहा। उसकी निगाहें सिर्फ अपनी मां पर थीं। उसने बस इतना कहा, पहले उन्हें अस्पताल ले चलो, बाकी बाद में। अस्पताल पहुंचते ही सावित्री को आईसीयू में दाखिल किया गया। डॉक्टर ने बताया कि घटन और जहनी सदमे की वजह से उन्हें शदीद दमा का दौरा पड़ा है। उनकी उम्र को देखते हुए हालत तशवीशनाक थी। ये सुनकर रिहा टूट गई। वो कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठकर आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी अंजना अस्पताल पहुंची। अपनी बहन को इस हालत में देखकर वो दौड़ती हुई उसे गले लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे से लपटकर रो पड़े। रिहा, ये सब कैसे हुआ? तूने मुझे फोन क्यों ना किया? अंजना ने सिसकियों के साथ पूछा। रिहा ने रोते हुए कहा, दीदी, उन्होंने हमारा फोन छीन लिया था। और माँ, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ ना करूंगी। अंजना ने उसकी आंखों के आंसू पूछे। माँ को कुछ ना होगा, और जिन्होंने ये किया उनकी सजा अब शुरू होगी। कुछ देर बाद एएसपी, डीआईजी और जिला के बड़े अफसर अस्पताल पहुंचे। एएसपी ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, हमें बहुत शर्मिंदगी है। आपकी शनाख्त न जान पाना हमारी गलती थी। बल्दियो, मोहन और रमलाल को मुअत्तल कर दिया गया है। एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अंजना ने उनकी तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू न थे, बल्कि गुस्से का लावा था। आईएसपी साहब, ये गलती नहीं, गुनाह है। शनाख्त जानकर इज्जत देना अगर आपके निजाम की आदत है तो ये निजाम नहीं, गुलामी है। मेरी बहन ने अपनी शनाख्त इसलिए न बताई कि वो देख सके कि आप आम इंसान के साथ क्या करते हैं। और आज हमने देख लिया, मारपेट, जिल्लत और मौत के मुना में धकेलना। एएसपी ने सर झुका लिया। हमें गलती हुई, मैडम, माफ कर दें। अंजना की आवाज और सख्त हो गई। माफी से मेरी मां ठीक ना होगी। इस्लाह की बात करते हैं तो इस्लाह तब होगी जब आप समझेंगे कि पुलिस की ताकत वर्दी से नहीं, इंसानियत से आती है। तभी डॉक्टर ने बताया कि सावित्री की हालत मुस्तहकम है, लेकिन उन्हें कुछ दिन आईसीयू में रहना होगा। ये सुनकर दोनों बहनों ने राहत की सांस ली। इसी शाम डीआईएम ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अंजना खुद मीडिया के सामने आई। उसने कहा, हाँ,
ये सच है कि मेरी माँ और बहन के साथ पुलिस ने बदतमीजी की, लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि इस जिला के हर इस आम शहरी की है जो रोज थानों में जलत सहता है। आज मैं इस सुड़े हुए निजाम के खिलाफ जहाद का ऐलान करती हूँ। पूरे जिला की पुलिस को इंसानियत और हमदर्दी की तरबियत दी जाएगी। हर थाने का गैर मुतवक्का मायना होगा, और जहां भी ऐसी शिकायत मिलेगी वहां सिर्फ मौतली नहीं, बरतरफी होगी। पूरा सुरजापुर हैरान था। एक डैडी ईम ने अपने खानदान की जिल्लत को निजाम बेहतर बनाने का हथियार बना लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ लोग इस वाकये से परेशान हुए। पुलिस महकमे में कुछ अफसरान उसे ड्रामा समझ रहे थे। कुछ लीडर परेशान थे क्योंकि निजाम की पर्दाफाश होने से उनकी साख खतरे में थी। अगले चंद दिनों में अंजना के खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। शहर के दबंग लीडर रघुवर यादव, जिसके गैर कानूनी कामों पर बल्दियों जैसे पुलिस वाले पर्दा डालते थे, ने प्रेस में बयान दिया, ये सब नाकाम कोशिश है। अफसर शाही अब ड्रामा करके अवाम को बेवकूफ बना रही है। हम घर वजारत से उसकी तफ्तीश की मांग करेंगे। राजधानी में एक ऐली सतही मीटिंग बुलाई गई। कुछ अफसरान ने कहा, अगर हर डीई में इस तरह आम शहरी बनकर निजाम की पट्टी खोलेंगे तो निजाम कौन चलाएगा। लेकिन कुछ ईमानदार अफसरान ने अंजना की हमायत की। अगर डीईएम मैडम ने यह कदम न उठाया होता तो थानों की जालमाना हरकत कभी सामने न आती। इसी दौरान अंजना के खिलाफ तबादले की अफवाहें फैलने लगे, लेकिन सूरजपुर की आवाम खामोश न रही। लोग सड़कों पर निकल आए। हम डीआईएम के साथ हैं, पुलिस की आमरियत नहीं चलेगी, जैसे नारे गूंजने लगे। सोशल मीडिया पर हैशटैग सूरजपुर का डम ट्रेंड करने लगा। अस्पताल में सावित्री की हालत में बेहतरी आ रही थी। एक दिन सुबह जब अंजना और रिहा अपनी मां के पास बैठी थीं, सावित्री ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मुझे लगा था तो डर जाओगी, लेकिन तो इन सब से लड़ गई। अंजना ने मां का हाथ थामा। मां, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, हर मां और बेटी की है। तभी अंजना को राजधानी से बुलावा आया। वजीर आली ने उसे मिलने बुलाया। राजधानी पहुंचते ही अंजना को सीधे सेक्रेटरीट ले जाया गया। वजीर आली ने कहा, तुमने जो किया वो गैर मामूली है, लेकिन तुम्हारे कदम ने पुलिस फोर्स में हलचल मचा दी है। मैं चाहता हूं कि तुम अवाम में कहो कि तुम्हारा मकसद निजाम में इस्लाह लाना था, न कि किसी को जलील करना। अंजना ने प्रस्कौन लहजे में कहा, सर, मैं पहले भी ये कह चुकी हूं, अगर आप चाहें तो मैं दोबारा अवाम से खिताब करने को तैयार हूं। इसी शाम एक शानदार इज्तिमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अंजना स्टेज पर अकेली खड़ी थी। उसने माइक उठाया और बोली, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं एक अफसर हूं जो खुद से सवाल करती हूं कि क्या मैं आईएन के अमंगों पर पूरा उतर रही हूं। उस एक वाकये ने मेरी आंखें खोल दी। पुलिस माशरे की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जब रीढ़ में बदअनवानी और तशद्दुद का कीड़ा लग जाए तो माशरा मफलूज हो जाता है। मेरा मकसद बदनाम करना नहीं, इस्लाह लाना है। चाहे मुझे मुल्क के किसी भी कोने में भेजा जाए, मेरी लड़ाई इंसाफ के लिए होगी। तालियों की गूंज से इज्तिमा गूंज उठा। वजीर आली खुद स्टेज पर आए और ऐलान किया, डीईएम अंजना शर्मा का तबादला मनसूख किया जाता है। साथ ही पूरे सूबे में आंसानी इज्जत मुहिम शुरू होगी, जिसकी क़ियादत करेंगी अंजना शर्मा। इस रात जब अंजना और रिहा अपनी मां के पास वापस आए, सावित्री की आंखों में फख्र के आंसू थे। उन्होंने दोनों बेटियों का हाथ थामा और कहा, एक मुल्क की हिफाजत करती है, दूसरी जिला को संभालती है, और जब दोनों मिलकर खड़ी होती हैं तो जुल्म की कोई हैसियत नहीं रहती। अगले दिन से अंजना ने अपने मिशन को तेज कर दिया। वो बगैर शूशे के थानों का दौरा करने लगी। एक महीने में सूरजपुर की तस्वीर बदलने लगी। थानों में खौफ की जगह इज्जत का माहौल बनने लगा। सिपाही अब लोगों से मुस्कुराकर बात करते थे। सावित्री, जो कभी हवाला में बेहोश थीं, आज फख्र से सबको बताती थीं कि उनकी बेटियां इंसाफ की मिसाल हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप बहादुरी और इंसानियत के साथ खड़े हैं तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। एक छोटी सी आवाज, एक सादा कदम पूरे निजाम को बदल सकता है।